बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं डॉक्टर उस्मान यूनुस ग्लोबल उर्दू टीवी एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी हमेशा से ग्लोबल उर्दू टीवी की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो भी प्रोग्राम हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो, वो एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम हो और उसके अंदर ऐसे अपने एक मुनफरिद और यूनिक दोस्तों को, लोगों को और ऐसे टैलेंट को दावत दी जाए कि जो देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए जिनकी बातें, जिनकी मालूमात और जिनके तजर्बात बहुत मुफीद साबित हों। अब तक हम जितने भी अपने प्रोग्राम कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप उनको देखते होंगे, उनको लाइक करते होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ उनके अंदर से हम लोगों को, देखने वालों को, आप लोगों को दुनिया के जहाँ भी जिस मर्जी कोने में आप देख रहे हैं उनको, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होता होगा। अच्छा, और सबसे बढ़कर हमारे प्रोग्राम की खसूसियत, ग्लोबल उर्दू टीवी के जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनकी खसूसियत ये है कि चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि हम यूरोप में बैठ के ये प्रोग्राम करते हैं और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि वो एक्सेप्शनल टैलेंट, खसूसन वो लोग, वो टैलेंटेड लोग जो हमारे मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब बैरून मुल्क में आकर अपने नाम के साथ अपने मुल्क का नाम जोड़े रखते हैं और अपने लिए और अपने मुल्क की शान बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, ऐसे टैलेंट को और ऐसे मुनफरिद हीरों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि हमारे देखने वाले नौजवानों को ये पता लग सके कि अपनी धरती का नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे आपको जो फिर बैरून मुल्क में आके जो एक फ़ील और एक रिस्पेक्ट की फ़ील आती है, वो उसका एक मज़ा ही कुछ और होता है। इसी तरीके से हमने आज के अपने एक टैलेंटेड नौजवान को, अपने एक दोस्त को हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है। उनसे हम ये जानना चाहेंगे, उनसे हम ये बात करेंगे कि जब बैरून मुल्क में पाकिस्तान के वो लोग जो बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए, तो वो किस तरीके से अपने मुल्क का नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखते हैं और अपनी शनाख्त को अपने नाम के साथ, अपने काम के साथ वो जोड़ के जिस तरीके से आगे चलते हैं और दुनिया में अपना नाम भी और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, ये किस तरीके से मुमकिन होता है? हम इस पे आज उनसे बात करेंगे। आज के हमारे जो टैलेंटेड नौजवान जिनको हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है, बुनियादी तौर पे वो एक साइंसदान हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर उन्होंने काफ़ी वक़्त गुज़ारा और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने के अमल के दौरान, पढ़ाई के अमल के दौरान उन्होंने अपने मुल्क का नाम अपने नाम के साथ कभी भी ना हटाया और ना कभी हटाने की कोशिश की। और सबसे खूबसूरत बात हमारे आज के इन गेस्ट की ये है कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने तरजीह दी कि मैं अपने मुल्क में जाके अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करूँ और वहाँ लोगों को जाके फ़ायदा पहुँचाऊँ। गो कि बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैरून मुल्क में जो मुकीम हैं, वो यहाँ रह के भी अपने मुल्क की खिदमत उसी तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान में रहकर टैलेंटेड लोग अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो दोस्त हैं जी, क्योंकि मैं उनको आपके सामने जब लेके आऊँगा, जब थोड़ा-सा मज़ीद उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँगा, बाकी मज़ीद वो अपने बारे में खुद बताएँगे। जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पीएचडी डॉक्टर, इन्होंने लाइडन यूनिवर्सिटी हॉलैंड से पीएचडी की तालीम हासिल की और इन्होंने उस यूनिक शोबे के अंदर अपनी पीएचडी मुकम्मल की, जो शायद दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास शायद वो टॉपिक हो। डॉक्टर साहब का जो पीएचडी का टॉपिक था, वो था सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन। सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन के अंदर आपने अपनी पीएचडी मुकम्मल की और इसके ऊपर आज हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा आप डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहे। डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहने के अलावा आप मुंसलिक रहे डेनिश इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी के साथ। इसके बाद आपने तरजीह दी कि जी मैं वापस पाकिस्तान जाके अपने मुल्क को सर्व करूंगा। वहां से फिर आप किंग किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में चले गए, सऊदी अरेबिया। और आजकल आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लेक्चर देते हैं, अपनी तालीम को, तालीम के साथ दुरुस्त सिमत को कैसे शामिल रखा जाए उसमें आप लेक्चर देते हैं। तो जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से पीएचडी डॉक्टर जनाब डॉक्टर खुर्रम सलीम जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Salam, Dr. Usman. Thank you very much for having me here on your show. सर वेलकम टू द शो सर। हमें My pleasure. बहुत खुशी है कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। गो कि आप भी
नेदरलैंड की सरजमीन से गए हैं, जब आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज हम आपको लाइव देख रहे हैं और हमारे देखने वाले दुनिया के जिस मर्जी कोने में मौजूद हैं वो आपको लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेयर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, तारुफ मैंने आपका करवाया जी, क्योंकि आप बहुत सारे माशाल्लाह बहुत टेक्निकल हमारे मुल्क के एक हीरे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई होंगी, लेकिन वो मैं सवालात के अंदर पूछूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपने सवालात आपके साथ यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने पाकिस्तान से अपना तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया, और उसके बाद आप और आला तालीम के लिए यूरोप कैसे आना हुआ। हम यहाँ से मुख्तसरन शुरू करते हैं, तो वो हमारे देखने वाले नौजवानों को बताइए आप। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि मैं बड़ा लकी हूँ, मतलब उन हजारों लाखों लोगों की तरह, कि मुझे ना पाकिस्तान में अच्छे इदारों में पढ़ने का मौका मिला। तो मेरी एफएससी एफसी कॉलेज से है, जो कि उस दौर में, मतलब उस दौर में लेट्स से 20 इयर्स बैक, गवर्नमेंट कॉलेज और एफसी कॉलेज पाकिस्तान में टॉप के इदारे थे, लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में। तो मैं लकी हूँ, मेरी एफएससी एफसी कॉलेज से है। फिर बीएससी 2 साल की उस वक्त होती थी, वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से है। फिर मैं यूटी में चला गया, वहां से अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया। उस दौरान ही मुझे वहां पे जॉब मिल गई। फिर कुछ रिसर्च का हिस्सा बाहर, और प्लस फिर आगे पीएचडी और सारा कुछ। ये सफर है सारा। पीएचडी मेरी हॉलैंड से, जैसे आपने बताया, लाइडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से। उसके बाद फिर उसके दौरान भी मुझे काफी यूरोप की और दुनिया की लेट्स से यूनिवर्सिटीज में जाने का, विजिट करने का मौका मिला। प्लस बहुत सी यूनिवर्सिटीज में यूरोप में भी और बाहर भी मैंने रिसर्च इंटर्नशिप्स भी की हैं, काम भी किए, कोलैबोरेशन वर्क भी किया हुआ है, रिसर्च ट्रिप्स भी किए हैं। तो ये सारा कुछ बड़ा ब्रीफली है मेरा रिसर्च का सफर, यानी पढ़ाई का और रिसर्च का इकट्ठा मिला के। प्लस जैसे आपने बता दिया पीएचडी, और फिर मैंने 4 पोस्ट डॉक भी किए हुए हैं। तो ये सारा कुछ है वेरी ब्रीफली। जी जी, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। हमारे जो डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम की खासियत ही यही है कि मतलब हमने ऐसे अपने दोस्तों को, ऐसे मुनफरिद नौजवानों को, एक टैलेंटेड नौजवानों को अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, ताकि आपकी बातें वो लोग सुने जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं या तालीम हासिल करते हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन आए कि मतलब यहाँ से जाके पढ़ के आप दोबारा मुल्क को सर्व करें या यहाँ रह के सर्व करें, तो वो सर्व आपने कैसे करना और किस तरीके से। सर जबरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इतनी लंबी तालीम पीएचडी तक, एंड स्टिल यू आर लुकिंग सो यंग, और किस तरीके से आपने, ये क्या शौक था तालीम का शुरू से, जो शोबा आपने एक यूनिक शोबा अपनाया, जो जिसमें आपने पीएचडी भी की, सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन, तो ये शौक और ये मोटिवेशन आपको कैसे हुई कि आप इतनी लंबी तालीम कंटिन्यूसली कंटिन्यू कर सकें? ये पता है, इसमें दोनों चीजें हैं। मैं इसमें लक का भी कहूंगा कि आई वाज लकी आल्सो। प्लस ऑफ कोर्स, आप जैसे जैसे पढ़ते हो, आप किसी भी फील्ड में होते हो, आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है उस फील्ड की, ज्यादा नॉलेज होता है। आप किसी फील्ड में, एक रिक्शा चलाने वाला भी ना, जैसे गाड़ी चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, जहाज चलाने वाला, न्यूज़पेपर वाला, हुएवर, हजारों लाखों फील्ड है। तो हर किसी को ना अपनी अपनी फील्ड का नॉलेज होता है। तो अब जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो उस फील्ड में, आपको और अवेयरनेस आती है। तो जाहिर है, पढ़ाई के फील्ड में आपको पढ़ाई से इंटरेस्ट रहना पड़ता है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही था कि स्टार्ट में पेरेंट्स या टीचर, उनकी हल्की सी गाइडेंस या मोटिवेशन, प्लस ये कि आप जैसे जैसे आप पढ़ते हो, आपको अपना भी पता लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं नया नया एमफिल फिनिश किया था, तो मेरे ही एक प्रोफेसर थे जिनसे मैंने मास्टर्स में रिसर्च किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि खुरम, डोंट स्टे इन पाकिस्तान, पीएचडी करनी है तो बाहर से करो। तो मैं उस दौरान अभी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन 2-3 लोगों ने कहा, तो फिर मैंने डिसाइड, असल चीज होती है डिसाइड करना आपने। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि बड़ा क्लियर हो गया जब मेरे लिए कि आई वुड गो अब्रॉड फॉर पीएचडी, या जा आगे जो भी सफर होगा। तो आप डिसीजन कर लेना, पक्का इरादा कि मैंने ये काम करना है, फिर उस पर जम जाए और फिर उसके पीछे लग जाए। एक ना बहुत मशहूर ऑथर है पॉलो कोएल्हो, उसकी एक बड़ी मशहूर बुक है अल्केमिस्ट। मुझे ना कुछ बुक्स पढ़ने का भी शौक है, इस तरह की मोटिवेशन और इस तरह की। उस बुक में वो कहता है कि जब व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड मर्ज टुगेदर टू हेल्प यू टू परस्यू योर गोल और योर। तो बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ भी काम का इरादा करते हैं ना, तो आप उसमें लग जाएं, तो फिर खुदा और हर चीज आपकी, कायनात की हर चीज आपकी हेल्प करती है। आप अगर लगन से, ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से और कमिटमेंट से वो काम करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो जैसे मैंने दूसरा पार्ट इसका बताया कि मैं लकी भी था कि मुझे हर टाइम, हर फेज में ना अच्छे टीचर्स या अच्छे लोग मिलते गए जो थोड़ा सा बताते गए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीएचडी का सफर ज्यादा मेरी पर्सनल चॉइस पे था कि मैंने ऑप्ट किया कि मैंने किन लोगों के पास जाना है और क्या काम करना है। शुरू में इतना क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं। देखिए, पीएचडी का जो, या रिसर्च का जो सफर है ना, ये बिल्कुल ना एक ड्राइवर की तरह होता है। इसकी बेस्ट मिसाल समझने के लिए ना, एक गाड़ी के ड्राइवर की, कि आप जब नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, आपने भी डॉक्टर साहब सीखी होगी, आपको पता होगा, छोटी गाड़ी से आप सीखते हैं 800 या 1000 सीसी से।
जी, उसके जी, बाद 3-4 माह 6 माह जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस का जी, मतलब जी, होता है वो अलाउ करते हैं आपको कि अब आप चला सकते हैं। अब आपकी या मर्जी, आप सारी जिंदगी वो 800 सीसी गाड़ी चलाते हैं या 800 से 1000 1500 सीसी 2000 सीसी, फिर प्राडो, फिर मर्सिडीज, फिर आगे जी, ट्रेन, जी, जी, बस, हवाई जहाज, वट या एवर, ये आपके ऊपर, आप जी, कितना अपने आप को फैलाते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया। मुझे जब लाइसेंस मिला पीएचडी के बाद कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट, तो मैंने उसको रोका नहीं, मैंने उसको फैलाता गया। यानी अपनी उस गाड़ी के लाइसेंस को आप ऐसे समझे, मैं बढ़ाता गया। ऐसा ऐसा, गाड़ी से बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, फिर ट्रक, फिर ट्रेन, फिर फिर आप हवाई जहाज, पहले ये पहले चीजें फिर चलती रहती, सारी चीज खत्म नहीं कैटेगरीज में होती। आते, पहले कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, देन या बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। जबरदस्त सर। तो ये इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब कि आपको उस्तादों की डायरेक्शन अवाइल नौजवानी की उम्र में ही एक अच्छी मिल गई थी, जिसकी वजह से आपको अपनी डायरेक्शन, एजुकेशन की डायरेक्शन सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसमें आपकी लक, आपकी मेहनत, आपके वालिदैन बुजुर्गों की दुआएं, तो ये सब चीज़ें शामिल होकर एक कंपाउंड इफेक्ट बनता है, जिसकी वजह से फिर एक इंसान कामयाबी की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्या, जब मैं आपसे ये एक सवाल पूछना ही चाहूँगा कि जब आप बैरून मुल्क में, यहाँ पे यूरोप में के इदारों में आपने काम भी किया, रिसर्च वर्क भी किया, तो क्या आपको ख्याल नहीं आया कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं इतनी लग्जरी लाइफ के अंदर, तो आपने पीएचडी करने के बाद बस यहीं पे आपने यूरो डॉलर्स हज़ारों कमाने हैं, तो यहीं पे रुक जाओ? तो ये ख्याल आपको नहीं आया, आपने वापस अपने मुल्क जाने को तरजीह क्यों दी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे नौजवानों के लिए। पता है इसके कई आंसर हैं या कई तरह से आंसर है। इसका एक ये है कि ना, मैंने, क्योंकि मैं इसी कौम से हूँ, पाकिस्तानी कौम से, मैं यहाँ पे लोगों को काफी जानता हूँ। हम लोग ना, हमारे जो यंग स्टूडेंट है वो ना शॉर्ट साइटेड हैं, छोटा देखते हैं, वो आगे का ना देख नहीं सकते। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं, जो एमफिल की एज के हैं, या जिन्होंने पीएचडी स्टार्ट भी करनी है, वो कम से कम 5-10 साल की प्लानिंग करें, 5-10 साल आगे का सोचे, उन्होंने क्या बनना है या क्या करना है जिसकी वजह से वो आज ये कुछ कर रहे हैं। मैं लकी था एग्जैक्टली। कि मेरी बचपन से ट्रेनिंग कह ले या मेरी मिजाज कुछ ऐसा है, मैं आगे का सोच के चलता रहा हूँ, कम से कम 5-10 साल की प्लानिंग करके, कि मैंने, ठीक है प्लानिंग आप करते हैं, वो कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो स्टिल आप पॉजिटिव होकर सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो मैंने ऐसे, मैं कम से कम 5-10 साल का टारगेट रख के चीजों को किया है, आगे का सोच के। मतलब कुछ लोग हैं, जैसे अगर आप जूस को देखें ना, उनकी ट्रेनिंग 50 साल की होती है, 50 साल या 100 साल की ट्रेनिंग रख के वो चीजों को करते हैं। तो हमारे नौजवान या जो यंग जनरेशन है, वो सिर्फ 1 साल या 6 माह आगे देखते, इससे आगे देख सकती। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसकी एक ये आंसर तो ये कि मैं आगे का सोच के काम करता था, 5 साल 10 साल की प्लानिंग का, मैंने कभी भी 6 माह साल का नहीं सोचा। जी, एक तो जी, ये रीजन है। दूसरा है कि जो मैंने टीचर्स का भी कहा ना, गाइड किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने सिर्फ ना मुझे हल्का सा बताया, या आप ये कहते, उन्होंने हल्का सा सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन बोल के नहीं कहूंगा, उन्होंने सिर्फ टारगेट का बताया कि ये करो। डायरेक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद डिफाइन की अपने लिए, कि मैंने किस, ये बिल्कुल ऐसे जैसे फर्क करें, मैंने लाहौर से एम्स्टर्डम जाना, आप जहां बैठे हुए, अब मेरे ऊपर है, मैं जहाज से आता हूँ, मैं टैक्सी से आता हूँ, मैं पैदल आता हूँ, मैं ऊंट पे आता हूँ, मैं बाइसिकल पे आता हूँ, मोटर बाइक पे जी, आता जी, हूँ, या पैराशूट से आता हूँ, बिल्कुल ऐसे है। डायरेक्शन आपने खुद, अब जो भी आपकी लिमिटेशन है, जो आपकी एनर्जी, आपके स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स हैं, उसके मुताबिक आप डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, लेकिन वेरी गोल वेल। सेट करना बड़ा जरूरी है। तो गोल का आप क्या लेके मिला जुला था, कुछ प्रोफेसर ने, जैसे मेरे प्रोफेसर ने सिर्फ मुझे ये कहा था, खुरम डोंट डू पीएचडी इन पाकिस्तान, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था। आगे कंट्री का डिसाइड करना कौन सा टॉपिक है, कि आई डिसाइड एवरीथिंग माई सेल्फ, उसका कोई मुश्किल नहीं है, मुझे उस वक्त इतना नहीं पता था। देखिए जी, इंटरनेट इतनी आसान चीज है, हर किसी की ना फुट स्टेप या फिंगर टिप्स के ऊपर इंटरनेट। तो लोग हमारी जो, मुझे इतने हजारों लोग ना रोजाना के हिसाब से चीजें पूछते हैं, किस तरह में गाइड करे, बताया। मैं उनको कहता हूँ यार, इंटरनेट आपके पास है, आपने सिर्फ एक टॉपिक क्लिक करना है और हजारों चीजें खुल जाएंगी। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर आप क्यों सोचते हैं आपने कुछ बड़ा बनना है? आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा लोगों को। तो ये मुख्तसर सा है, थोड़ा सा मैंने ट्राई किया आपके क्वेश्चन को आंसर करने। नहीं नहीं सर, हम तो यही यही आपके तजर्बात और यही अचीवमेंट तो सुनना चाहते हैं हम भी, और हमारे जो देखने वाले, बल्कि अभी आपके शायद वकार अली साहब को स्टूडेंट हैं, वो भी शायद देख रहे हैं, तो उन्होंने आपके मतलब कमेंट्स भी हमारे प्रोग्राम पे किया है। ज़बरदस्त जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ज़बरदस्त आपका ये सफ़र हो गया कि आपने किस तरीके से तालीम के मैदान में। अच्छा, जो ये टॉपिक है, ये सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन, अब इसके ऊपर हम आते हैं, ये क्या है? पहले आप ये बताइए कि सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन ये क्या चीज़ हम्म। है, और ये बेसिकली होती क्या चीज़ है, और इसको हमारी यूटिलाइजेशन, हम डेली लाइफ में हमारे क्या इसका इस्तेमाल है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, हमें। थोड़ा सा ना एक एक चीज आई है पिछले सवाल से, बस चंद सेकंड के लिए, कि आपने कुछ भी लाइफ में परस्यू करना है, जैसे मैंने भी एक दो असूल रखे। उसमें से पहला असूल है कि आप कोशिश करें, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें ना ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस लेकर आए, जहां तक हो सके। 100% तो नहीं हम कर सकते, लेकिन एज एज मच एज वी कुड।
दूसरी चीज है कमिटमेंट, उसको कमिटमेंट कह लें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, उसको पैशन कह लें। ये एक असूल है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं सिर्फ सक्सेस का एक असूल है, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करें। आप एक टीचर हैं, एक रिक्शा चलाने वाले हैं, आप न्यूज कास्टर हैं, मस्जिद के इमाम हैं, हैं, वट हु एवर यू आर, वट एवर यू आर, सिर्फ एक सक्सेस का असूल है, वो असूल है कि पैशन। उसको आप उर्दू में चाहे इश्क कह लें, चाहे मोहब्बत कह लें, चाहे कमिटमेंट कह लें, जी, चाहे जी, जी। जिम्मेदारी लेना कह लें, चाहे एग्ज़ैक्टली, शौक बिल्कुल। कह लें, ये एक जोश असूल है जोश, सक्सेस का। जज़्बात, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी आप। हाँ, अब आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, सोलर फ्यूल। सोलर फ्यूल सोलर ना जी। बेसिकली एक नया इमर्जिंग फील्ड है। ये ना उस वक्त इमर्ज हो रहा था नया नया, जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की 2007-8 में। तो 2008 में 10 में आके ये फील्ड बहुत ज्यादा बूम किया। अभी भी जो टॉप 5 या 10 साइंस के, प्रैक्टिकल या अप्लाइड साइंस के रिसर्च के फील्ड है, उनमें टॉप जी, जी। मैं भी वहां पे 5-6 साल रहा हूँ। टोटली बहुत ग्रीन मुल्क है। तो जिस तरह पौधे क्या करते हैं, पौधे सूरज की रोशनी लेके और पानी जी, को इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी। एग्जैक्टली सोलर फ्यूल का यही कॉन्सेप्ट है कि आप सूरज की रोशनी, एक ऐसा सिस्टम बनाएं या डिवाइस बनाएं जो कि सूरज की रोशनी को यूज करे और कमोडिटी केमिकल के तौर पे, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में पानी को यूज किया, तो आप चाहे पानी को यूज कर लें या CO2 को यूज कर लें। तो सूरज की रोशनी ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग एनर्जी, उसको यूज करके और केमिकल या फीड स्टॉक के तौर पे आप पानी या CO2 को यूज करके आगे आप ऐसे केमिकल बनाए जो फ्यूल के तौर पे यूज हो। तो ये ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है सोलर फ्यूल का। मेरे केस में मैंने हाइड्रोजन पे काम किया है, तो पानी के जरिए के पानी से आप स्प्लिट करके हाइड्रोजन बना सकते हैं, जो कि डायरेक्टली फ्यूल के तौर पर यूज होता है। क्लीन फ्यूल, अगर आप हाइड्रोजन को बंद करें तो जीरो एमिशन है इसका, जीरो बर्डन टू एनवायरमेंट या पोल्यूशन के ओके। रेफरेंस है। जी, जी, इतना जी। इतना। और दूसरा, अगर CO2 को आप यूज करें तो आप CO2 को यूज करके फॉर्मिक एसिड है, मीथेन गैस है, एथेनॉल है, मेथानॉल है और इससे रिलेटेड एसिटिक एसिड है, मीथेन गैस है, आप इतना कुछ बना सकते हैं। और उनको भी आप डायरेक्टली कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है कि आप इन्वायरमेंट से कार्बन लेके और इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे, तो उसको कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे इन्वायरमेंट पे। तो ये एनवायरनमेंट। ब्रीफली दो कॉन्सेप्ट हैं सोलर फ्यूल के, तो जिसमें मैंने जी, जी। तो ये डॉक्टर साहब जो अभी आपने बताया, तो ये सारी चीज़ें तो फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुई फिर। बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब इस फील्ड के ना कई डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये है कि आप फ्यूल बना रहे हैं, एक डायमेंशन है आप रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, एक डायमेंशन है आप एनवायरमेंट क्लीन या एनवायरमेंटल सेफ्टी या ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट या रिड्यूस करने पे काम कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल, इसके जो जी, जी। प्रोस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट के, वो मल्टी डायमेंशनल है। या और बल्कि जो अभी यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, उनमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सबसे आगे है। उनमें जो पांच कि छह गोल ऐसे हैं जो मेरी रिसर्च में कवर हो जो जाए। आपकी रिसर्च में कवर हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब बड़ा नया इमर्जिंग हो गया। अब सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन को, आपके टॉपिक को, आपकी रिसर्च और आपका इतनी जो डायनामिक आपकी चीज़ें और रिसर्च है, उसको हम पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी और ये सारा दिया, उसमें पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? वो आप क्या देखते हैं? जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा-सा हमारा वॉइस का राब्ता मुनक़ता हो गया। तो जैसे ही वो अभी जॉइन करेंगे दोबारा, तो हम उनसे दोबारा ये सवाल करेंगे कि अभी डॉक्टर खुर्रम सलीम साहब ये बता रहे थे कि किस तरीके से हम अ, सूरज की रोशनी को फ्यूल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कन्वर्ट करने के बाद हम किस तरीके से उसको अपने नॉर्मल और अपने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर या अपने नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के अंदर कैसे ले सकते हैं। तो ये इतना एक इमर्जिंग और इतना डायनामिक टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर हम लोग काम करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के, इस तरीके के टैलेंटेड जो डॉक्टर हैं, जो नौजवान हैं, वो काम करें, तो ये एक बहुत मुमकिन है कि हम वो अपनी जो बिजली का जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर भी हम काबू पा सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, वेलकम वेलकम बैक सर। जी सर, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि लाइव हमने इतनी दूर से आपको दावत दी है, तो थोड़ा बहुत ये वॉइस का ये इशू आएगा, तो कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, We are इसमें मैं almost 8,000 kilometer away from you. Almost. एग्जैक्टली Amsterdam Norca distance almost 8,000 kilometer. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैं सवाल कर रहा था वो ये कर रहा था कि सोलर टू फ्यूल कन्वर्जन जो आपका ये टॉपिक है, और जो आपकी इसके अंदर रिसर्च और सारा कुछ आप इस पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, अच्छा पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? जबकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी और गर्मी और ये सारे मौसम इस तरह साजगार बनाए हैं कि ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से
इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और हम इसको अपने बेहतर एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा पाकिस्तान के तनाजुर में बताइए कि सोलर एनर्जी पे और आपके टॉपिक पे क्या काम हो रहा है? मैंने जब नई-नई पीएचडी फिनिश की थी ना 11-12 में, लेट्स से अर्ली 12 में, तो मैं ना एक एक 2 महीने बाद ना पाकिस्तान आया था। तो उस वक़्त ना यूटी में क्योंकि मैं जॉब करता था, तो मैंने ना जनरल साहब थे, जनरल अकरम वाइस चांसलर, उनको मैंने थीसिस दिया। वो होता है ना एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, आप कहते हैं कि मैंने पीएचडी की है और जेस्चर, अच्छे जेस्चर के तौर पे। उन्होंने अगले दिन ना मुझे, अगले दिन या 2 दिन बाद ना घर कॉल की। मैं इधर ही था लाहौर में उस वक़्त। तो ही कॉल्ड मी, उन्होंने कहा जो है साहब ऑफिस आए यूनिवर्सिटी आए, मैंने आपसे मीटिंग करनी। मैं चला गया। उन्होंने ना 50-60 मेरे चीज की कॉपी, बल्कि शायद 100 के करीब कॉपी करवा के ना पूरी यूनिवर्सिटी में डीनों चेयरमैन को बांटी ऑलरेडी। और कहते हैं जैसा मैंने आपका हल्का से चीज लेके, आप तो हाइड्रोजन पे बना रहे हैं, हमें 30 करोड़ की ग्रांट मिली है परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से। शहबाज शरीफ उस वक्त परमिशन पंजाब के मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा जो है साहब ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम यूटी लाहौर में केएसके में, तो आप बिलिंग। मैंने कहा बिल्कुल मैं करता हूँ। मैं तो चाहता था ये पाकिस्तान में चीजें, अगर आप 30 करोड़ दे रहे हैं, 30 करोड़ में तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 2-3-4 माह वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ना पॉलिटिकल रीजन की, मैं डिटेल में भी जाना नहीं चाहता, तो मैंने ना स्टेप बैक कर लिया उस प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैं ना बड़ा क्लीन और साफ सुथरी चीजों को लेकर चलने का कायल हूँ। गड़बड़ होना तो मैं गड़बड़ के साथ नहीं चल सकता। फिर मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो मैंने जैसे ही छोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग बीच में ना वो अपना अपना ना वो दखल देना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं चाह रहा था वो दखल ना दे। तो उन्होंने वो दखल दे रहे थे, इसलिए उनको पक्का पक्का नजर आ रहा था। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैंने कहा अगर इतना ये लोग शौक फील करते हैं कि ये खुद कर सकते हैं, तो उनको करने दो। तो मैं जैसे ही पीछे हुआ, तो 2-3-4 माह बाद वो प्रोजेक्ट पूरा फ्लॉप हो गया। फिर मैंने वो रीज्वाइन दोबारा नहीं किया। तो ये जी। मसला है थोड़ा सा पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में चीजें इस तरह से होती हैं। फिर मैंने जैसे बाबर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने सोच कोशिश की थी हॉलैंड में ना ये प्रोजेक्ट करूं। बेसिकली ना ये प्रोजेक्ट ऐसे है कि आप ना हाइड्रोजन बना के ना पानी से, तो आप डायरेक्टली ऑटोमोबाइल गाड़ी या इस तरह की चीजें चला सकते हैं। दूसरा इसका है कि आप पावर हाउसेज में हाइड्रोजन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा हॉलैंड में कि मैं हॉलैंड में जाके ना, या जर्मनी में उस वक्त था, मैं गाड़ी पे एक प्रोजेक्ट करता हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ। मैंने कहा कि तुम आपका हो गया। फिर उसने कहा नहीं आप चलाएं, अगर आप प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो करें, हम आपको हेल्प करेंगे। मैंने भी इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा कि अब मेरा ये पर्सनल चीजें हैं, तो बेसिकली मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान में जाके उसको परस्यू करूं, किसी और कंट्री में क्यों ना करूं। इससे फिर मैंने वो प्रोजेक्ट वहां पे परस्यू, यूरोप में रह के परस्यू नहीं किया। उसी दौरान एक वो कार साहब थे, कोई इंजीनियर हो कार, उन्होंने पाकिस्तान में पानी से गाड़ी चलाने वाला किया, जो भी किया उसमें कुछ फेकनेस भी थी, कुछ चीजें सच भी थी, कुछ झूठ भी था, जी सारा जी कुछ जी चल जी, रहा था। तो मेरे लिए में काफी अरसे से था ये, मैं ये चीजों पे काम करूं पाकिस्तान में आके। लेकिन वही बात है ना, मैं अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था मैंने अगर गाड़ी चलाना सीख लिया, तो अब मैं गाड़ी से बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, F-16 ये भी चलाना सीख लूं, ये ताकि भी एक बार मैं चलाना एक्सपर्ट हो जाऊं। तो मैंने एग्जैक्टली। थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, लेकिन मैंने पाकिस्तान को कभी भी नहीं भूला। आप आज भी देखते मेरे 60-70 के करीब पेपर है, पेटेंट्स है, सारा कुछ है। मैंने कभी नहीं भूला, जबरदस्त। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और एचईसी। हर जगह मैंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का नाम, यानी मैंने अपने एफिलिएशन, मैंने बाहर रह के भी पाकिस्तान को छोड़ा नहीं, पाकिस्तान का ख्याल नहीं छोड़ा। हालांकि पाकिस्तान में मुझे पे नहीं किया इन चीजों का बाद में कभी भी। स्टिल आई रिमेंबर, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, उसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान का भी है। मेरी स्कूलिंग, मेरी अर्ली एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा कुछ। तो मैं उसको अभी भी फील करता हूँ कि मैं उनको रिटर्न करूँ जहां तक हो सकता है। सर ये आइडेंटिटी तो ही बैरून मुल्क में आके आपको पता लगता है कि ये आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी कितनी बड़ी आइडेंटिटी है। कि आप जहाँ पे भी खड़े हों और आपके साथ आपके मुल्क का, ख्वाह किसी भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी हो, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त उसके साथ जब तक ना लगी हो, तो वो आप ऐसे समझें कि जैसे उसकी बैग पे कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये, अच्छा आपने बिल्कुल ऐसे ही। सोलर इलेक्ट्रिक कार का जिक्र किया, ये मैं एक मरतबा फिर पूछना चाहूँगा डिटेल में कि आपने आपने बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जैसे आपने अभी बताया, और आप के बारे में जो मतलब हम तक इंफॉर्मेशन आई है, जो हमने ली है, कि आप पहले पाकिस्तान में ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने यहाँ से जाके सोलर इलेक्ट्रिकल कार का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, उसको शुरू करने में आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट से दूर हो गए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स आजकल यूरोप में चल रही हैं, जिस तरीके से टेस्ला कंपनी भी बना रही है, बाकी चीज़ें बाकी कंपनियों ने भी बनाना शुरू कर दी हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल सोलर कार्स का आता है, तो उससे पहले हमने अपनी इलेक्ट्रिकल कार को जो है फ्यूल देने के लिए, क्योंकि हम उसको एक सोलर एनर्जी फ्यूल दे रहे होंगे, तो उसका बैकअप हम कैसे बनाएंगे कार को देने के लिए? देखिए 2015 में ना मैं पाकिस्तान में आया, मैंने यूटी दोबारा ज्वाइन की। मैं समझ 1.5-2 साल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने आते साथ ही ना, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाया, मुझे क्लास मिल गई। मैंने ना आते साथ ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपनी पॉकेट से, 10 लाख लगा के ना, सोलर इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। पहला कॉन्सेप्ट उसका इलेक्ट्रिक कार का था, नेक्स्ट पार्ट था उसको हम सोलर पे शिफ्ट करेंगे। उसी दौरान ना मुझे एक बंदे का पता लगा, समझ उसका नाम है, कि वो ऑलरेडी बना रहा है। तो मैंने उससे उनसे बातचीत की, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा आप बना रहे हैं तो मुझे एक्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है।
फिर मेरा ज्यादा फोकस हो गया मैं सोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार बनाऊं, जो कि थोड़ा सोलर फ्यूल या सोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार बनाऊं, जिसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। लेकिन वही के पाकिस्तान के ना लोगों की कमिटमेंट वीक है। वो स्टूडेंट मेरे साथ लगे रहे कुछ अर्सा, जैसे ही मैंने उनकी क्लास खत्म की वो अपनी क्लासेस में ज्यादा बिजी हो गए, तो वो कमिटमेंट उनकी थोड़ी सी वीक थी। फिर मैंने बाद में ना 2-3 जगह पे ना कोशिश की इसको करने की, फिर मैं जाहिर है आप टीम वर्क होता है, सारा अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो मैंने देखा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ना इतने नहीं हैं, एक होता है ना शौक से काम करे, बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे जो करें। तो वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट ना ये लेट से अबैंडन हो गया, बैकग्राउंड में चला गया। अभी मैं क्योंकि फिर मैं एक डेढ़ साल हो गया मुझे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अगेन, तो मैं मतलब मेरा मोस्टली वर्क पाकिस्तान में गुजर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि कोविड आ गया, वरना मैं इरादा था मैं मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर दूंगा। तो अब मेरा इरादा है जितनी जल्दी थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, आई विल लॉन्च माई प्रोजेक्ट अगेन। ये नया बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। एक तो कॉन्सेप्ट है सोलर इलेक्ट्रिक कार का, वो कॉन्सेप्ट, और दूसरा है सोलर फ्यूल इलेक्ट्रिक कार का, वो बिल्कुल फ्यूल नया कॉन्सेप्ट है। जी, जी। और दूसरा आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक कार का स्कोप, या उसको आपने कहा कि उसकी रिफ्यूलिंग या रिचार्जिंग है सारा कुछ। देखिए ये बड़ा इजी काम है। पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे ना कुछ सेंटर बन गए जहाँ पे ना रूफ टॉपिंग पे, या मैंने कुछ कार पार्किंग देखी है जिसपे कार पार्किंग का जो शेड है पाकिस्तान के अंदर वो सोलर रूफ का बना हुआ है। तो इतना आसान है हमारे लिए, हम जगह जगह ये सोलर स्टेशन बना के और गाड़ियों को चार्ज भी कर सकते हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आप आधे घंटे से 10 मिनट में गाड़ी की पूरी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने 50 किलोमीटर चलाई फुल चार्जिंग पे, आपने रोकी, चाय पी, 15-20 मिनट हलवाई की, रेस्ट किया, चाय पी, उतनी देर में आपकी गाड़ी की बैटरी फुल चार्ज होगी, एंड देन यू कंटिन्यू योर जर्नी अगेन। सारा कुछ पॉसिबल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक बात बताऊं, और जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जो कौम एटम बम बना सकती है ना, जो एटॉमिक या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना, वो बहुत डिफिकल्ट या यूनिक टेक्नोलॉजी, जो कौम वो कर सकती है ना, वो दुनिया का हर काम कर सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं करे हमारी कोताही है, हमारा निकम्मापन है, हमारी हडरामी है, हमारा कसूर है, हमारी प्रॉब्लम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सब कुछ कर सकते हैं, बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा है। लोगों को गाइड करने की जरूरत है, और जो गाइडेड है उनको सही तरह ट्रैक पे बिठा के उनसे काम लेने की जरूरत है। और हमें थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के हार्ड वर्किंग के फेज में आना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये ना वो कोई हवा में बात नहीं कर रहा, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान के रिसोर्सेज है उसके अंदर रह के हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त और एक मोटिवेशनल चीज़ें आपने बताई, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के अंदर वक्त गुजारा है, और वहाँ से आपको इस चीज़ का और ज़्यादा अदराक हुआ होगा कि जो टैलेंट अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी लोगों के अंदर दिया है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ एक कसूर जो है वो ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि वो ये है कि हमारे पास एक राइट डायरेक्शन की कमी है, कि अगर हमने वेस्ट में जाना है तो वेस्ट में जाने के बजाय हम अपना सामान उठा के नॉर्थ की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम मंजिल की तरफ इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकते। तो ये बिल्कुल है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें सर एक और ऐड में करना चाहूँगा सवाल, जो हमारे पास सवाल आया भी है, कि अगर हम सोलर इलेक्ट्रिकल फ्यूल को अगर हम डोमेस्टिक यूज़ के अंदर और एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, और इसका हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, मैं ना अब इसको थोड़ा सा ना हल्का सा ना ग्लोबलाइज करता हूँ, पाकिस्तान के रेफरेंस से ग्लोबलाइज का मतलब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में फैलाने के रेफरेंस से। देखें, हर कंट्री को जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप सिर्फ, हालांकि मैं सोलर का बंदा हूँ, सोलर फ्यूल का, लेकिन मैं उसके बावजूद ना न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ सोलर अकेला एक हल नहीं है, हमें सारे एनर्जी वेंचर या एनर्जी कॉरिडोर जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं वो सारे देखने पड़ेंगे। उनमें एक तो हाइडल है कि हमारा पाकिस्तान की लकीली अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि हमारा नॉर्थ साइड ऊंची है और जो साउथ साइड है वो नीचे है, तो पानी ऊपर से नीचे आता है। तो हमारे पास पानी का लकीली एक ऐसा कॉरिडोर पाकिस्तान में भरा हुआ, पाकिस्तान में हम जगह जगह डैम बना के 30-40 हजार मेगावाट बिजली सिर्फ पानी से पैदा कर सकते हैं। प्लस कराची से लेकर ग्वादर तक 400-500 किलोमीटर, ईरान तक ले लें, 450 किलोमीटर का विंड कॉरिडोर है हमारे पास, हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर रहे हैं, जाया जा रही है विंड, हमें वो भी करना चाहिए। प्लस सोलर आ गया हमारे पास, बेतहाशा सोलर एनर्जी का कोल भरा हुआ है मुल्क, हर कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नी पड़ी हुई है सोलर एनर्जी की, इतना है। लेकिन हम 4 जगह हमने सोलर पैनल लगाए हैं बस, दिस इज नॉट द वे, हमें फैलाना पड़ेगा उसको। प्लस न्यूक्लियर भी है हमारे पास, हमें सारे एनर्जी के कॉरिडोर लेने पड़ेंगे। हम जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, एक तो लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए रोजगार क्रिएट होगा, मजदूर से लेकर एक बड़े साइंटिस्ट या इंजीनियर तक। प्लस आपके पास सरप्लस जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, ऑफकोर्स हम उसको इधर उधर दे भी सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी, और हमारी इंडस्ट्री जो इतनी इंडस्ट्री जो जहां से चली गई है रूट के बांग्लादेश इधर उधर, वो वापस आ जाएगी, नई इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं। जैसे स्टील मिल है और गाड़ी पे इंडस्ट्री का कुछ लोग सोच रहे हैं, हम इनको बूस्ट कर सकते हैं, हम ट्रेन सिस्टम को सारा इलेक्ट्रिसिटी पे ला सकते हैं। जिस तरह हॉलैंड में मुझे मालूम है इस वक्त सारी ट्रेन विंड एनर्जी पे चल रही है, आई नो दिस।
तो हमें करना चाहिए, सारे कॉरिडोर इस्तेमाल करने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के, इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी। बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर को और हम लोगों को। हम लोगों का मतलब है, हम जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर या प्रोफेसर है, हमें एक शोर डालना पड़ेगा माशरे में, ट्रेंड सेट करने के लिए, नया फैशन लाने के लिए। जॉन एलिया का ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ा प्यारा, वो कहता है, खामोश मिजाजी तुझको नहीं जीने देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या हमें बात, साइंटिस्ट रिसर्चर को मिलकर कोहराम मचाना पड़ेगा। उसमें डॉक्टर परफेक्ट। साहब आपका भी रोल है, हम सबका रोल है, हम सबको रोला डालना पड़ेगा, शोर डालना पड़ेगा। हम करेंगे तो जिस तरह अभी कोविड का शोर पूरी दुनिया में डल गया ना, जो नहीं बिल्कुल मानता डॉक्टर, उसको भी मानना पड़ा, ऐसे ही हमें बिल्कुल पाकिस्तान डॉक्टर। में रह के 22 करोड़ लोगों में शोर डालना पड़ेगा। हम शोर डालेंगे तो बहुत जल्दी हमारी बातें सुनना, गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर हमारी बातें सुनेगी और कहेगी ठीक है, हम आपको पैसे देते हैं, गो हेड। जिस तरह कोल पावर पे जो सममवाद मन ने लिया था 5-10 अरब का वो प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने उसको दिए, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा शोर और रोला डालना पड़ेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इसलिए पाकिस्तान में आया, मुझे उम्मीद नजर आती है टाइम, वरना मैं कभी, मैं इतनी लग्जरी और जिस तरह आपने कहा इतनी लग्जरी और पैसे मुझे जी, मिलते थे सब कुछ, मैं वो लाइफ छोड़ के पाकिस्तान में आया हूँ, जो जो कि बाहर नजर आता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अंदर की चीजें देखता हूँ, मेरी आंख अंदर देख सकती है, मुझे पाकिस्तान में बहुत कुछ नजर आता एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली। और ये चीज़, तो ये चीज़ बिल्कुल शोर डालने से, मोटिवेशन से और दुरुस्त सिमत देने से आएगी। तो ये चीज़ आप इसमें एक एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं जी, और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि इसमें आप हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आपके साथ, आपके पीछे कारवान होगा, मिलेगा, और जो कहेगा कि हमने ये चीज़ें करनी है। और देखिए इसमें फिर बिजली डॉक्टर साहब कितनी सस्ती हो जाएगी, लोगों को रोज़गार की आपने बात की, फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी चीज़ें दी हैं। अच्छा, मुझे डैम से याद आया डॉक्टर साहब, हमारी गवर्नमेंट क्यों छोटे डैम्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रही? मुझे डैम से बात याद आई है। है। पता है, अभी मैं बताता हूँ, मैं ना पिछले 6 माह में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में टाइम गुजारा, मैं सऊदी अरब में था, लेकिन मैं काफी आता जाता रहा हूँ, हर महीने आता जाता रहा हूँ, मेरे 3-4 माह से मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं ना पाकिस्तान का पिछले 4-5 या 6 माह लट से कह लें, मैंने तकरीबन मुजफ्फर यानी कश्मीर से लेकर कराची तक का ट्रैवल किया, सारी जगहों पे। तो एक अच्छी चीजें हो रही हैं, तो हमें ना देखें, अच्छी चीजें भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। मुजफ्फराबाद यानी कश्मीर की साइड पे 2 डैम बन रहे हैं। एक कोहाट नहीं, जहाँ पे ये कोहोटा है ना, जिस जगह पे, वहां पे एक जी जी। डैम बन रहा है, 3-4, वो तकरीबन 1000 मेगावाट के हैं। कुछ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मैंने आंखों से देखे हैं, खुशी होती है कि अब चीजें चल पड़ी हैं। उम्मीद है पिछले आंदा 5 या 10 सालों में 5 से 10 हजार, कम से कम 5000 मेगावाट के और डैम भी बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह 5-10 साल ना सरप्लस हो जाएगी। प्लस जैसे मैंने कहा, मैं इन चीजों को लेकर चल रहा हूँ, मैं ऐसा ना कंसोर्शियम बना रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ इन चीजों को, लोग मेरे साथ मिले और मैं एक तो टीम भी बनाऊं, प्लस मैं रोला भी डाल सकूं। तो बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है। और मुझे ये एक और चीज मैं आपके शो के रेफरेंस से बताता हूँ जरूर। कि इंशाल्लाह ना 6 माह साल में होगी, जो सोलर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट पे बनी होगी पाकिस्तान में, जिसको मैं इंशाल्लाह लीड करूंगा प्रोजेक्ट को। वेल डन डॉक्टर साहब, जबरदस्त जी। तो ये चीज़ों की और ये डायरेक्शन की और इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो इसी तरीके से यंग बंदे आगे आके, और जो टेक्निकल बंदे जिन्होंने दुनिया देखी है, देखें आपने अब यूरोप के अंदर एक टाइम गुजारा, आपको एक कंपैरिजन है, आपको दूसरी सोसाइटीज का भी कंपैरिजन है, आपको अपनी सोसाइटी का भी कंपैरिजन है। तो यू कैन बेटर सर्व इन योर ओन सोसाइटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई आपसे टेक्निकल बातें, लेकिन आपका एक दूसरा पहलू और भी है कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जाके नौजवानों को, स्टूडेंट्स को एक एज ए मेंटर काम करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप जब मोटिवेशन के ऊपर और स्टूडेंट्स के अंदर ये मोटिवेशनल स्पिरिट को उजागर करते हैं, तो क्या आप इंजीनियरिंग के लेक्चर देते हैं या ज़िंदगी गुजारने के बाकी तरीकों के लेक्चर भी देते हैं? पता है, स्टार्ट में ना मैंने जो ट्रेनिंग करवाई है, मैंने तकरीबन ना कोई 20-25 हजार ट्रेनिंग सेशन करवा चुका हूँ पाकिस्तान में बहुत यूनिवर्सिटियों में। ज़बरदस्त। स्टार्ट में तो ज्यादा वो रिसर्च बेस्ड मोटिवेशन थी, रिसर्च बेस्ड। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जी जी डॉक्टर साहब। जी, राब्ता एक मरतबा फिर हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया जी, लेकिन अभी डॉक्टर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये कर रहा था कि डॉक्टर साहब जहाँ पे एक सोलर इंजीनियर हैं, पीएचडी साइंसदान हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि उसके अलावा वो नौजवानों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके लेक्चर प्रोग्राम का एहतमाम भी करते हैं, और लेक्चर डॉक्टर साहब अपनी रिसर्च बेस्ड के ऊपर भी देते हैं, और कि किस तरीके से रिसर्च की जाए, स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड के अंदर हैं उनको किस तरीके से डायरेक्शन दी जाए, और किस तरीके से वो स्टूडेंट इस चीज़ को आगे लेके चलें, ताकि उनको अपनी तालीम की ज़िंदगी के अवाइल में ही कोई इस तरीके का मोटिवेशनल
एक चीज़ मिल जाए और एक सिमत मिल जाए जिसको वो लेके आगे चलें और अपना नाम भी रोशन करें और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, और वो टैलेंट जो उनके पास है उसको यूटिलाइज करके एक अच्छे एक टैलेंटेड माशरे के अंदर एक अपना हिस्सा और अदा करें और अपना भरपूर किरदार अदा करने करें। जी, अभी हम डॉक्टर साहब को दोबारा ऑनलाइन लेते हैं जी, क्योंकि हमारे कुछ, क्योंकि डॉक्टर साहब पाकिस्तान से ऑनलाइन है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अब तक की जो बातें डॉक्टर साहब ने हम तक शेयर की, वो उम्मीद है कि आप लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। मेरा सॉरी डॉक्टर उस्मान, आपने मेरा प्रीवियस कमेंट पूरा सुन लिया है कि कट गया था बीच में? नहीं नहीं सर, वो हाफ सुना था। आप अभी दोबारा फिर हमें बताएंगे वो वाला जो आप बता रहे थे, अभी दोबारा फिर बताइए उसी तरीके से। वो जो मोटिवेशन वाला मैंने आपसे पूछा था जी, क्या हाँ, मैंने बता रहा था कि मैंने ना 6-7 माह से ना कोई काफी यूनिवर्सिटीज में ना बहुत ज्यादा सेशन किए हैं ट्रेनिंग के और ये रिसर्च और ये सारा भी, क्योंकि हम लोग बहुत वीकेंड टू बी वेरी, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ना मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुझे ना इनवाइटेड लेक्चर के तौर पे बुलाया, और मैंने ना उसको नाम दिया एजुकेशन मोटिवेशन रिसर्च मोटिवेशन की, इस तरह का कॉन्सेप्ट नाम दिया उसको। आप सुन सकते हैं डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू रखें सर। तो वो मैंने किया, प्लस ये है कि मुझे फिर एहसास हुआ कि पाकिस्तानी कौम को ना दोबारा से रीमोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो जनरल बातें बहुत बता रहे हैं, लेकिन ना वो हमें रियलिस्टिक होकर बताना पड़ेगा। प्लस ये कि हम हर चीज जो वेस्ट में लोग कर रहे हैं ना, वेस्ट की ट्रेनिंग है, हम एग्जैक्टली उसको लेके पाकिस्तान में मोटिवेट नहीं कर सकते। हमें हल्का सा टिल्ट और अल्ट्रेशन करना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को जो एग्जैक्टली यूरोप या वेस्ट की बुक्स हैं। हम एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे मुल्क का मिजाज हो रहा है, हमारे जीन्स हो रहे हैं, हमारा टेम्परमेंट हो रहा है, हमारे इमोशंस हो रहे हैं, हमें उसके अंदर आके लोगों को मोटिवेट करना है या जानना है। जैसे मेरा ज्यादा स्टूडेंट्स या पढ़े लिखे लोगों से है, तो मैं जानता हूँ कि उनको कैसे करना है मोटिवेट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना ज्यादा उस पार्ट को भी साथ साथ चलाऊं और एजुकेशन को मैं दोनों चीजें चला रहा हूँ। प्लस मैं काफी ज्यादा ना प्राइवेट एजुकेशन की चीजें हैं वो कर रहा हूँ, उनके साथ इन्वॉल्व भी कुछ इदारों के साथ। प्लस मैं अपना भी एक छोटा सा ना प्राइवेट इदारा बनाने के फेज में हूँ कि मैं उसको लॉन्च करूँ। वहां पे भी ट्रेनिंग और ये सारा कुछ रिसर्च, मोटिवेशन, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और प्लस लाइफ की मोटिवेशन, ये सारा कुछ मैं काफी बड़े स्पेक्ट्रम पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में कभी आपसे दोबारा हुई तो आपको मैं डिटेल में उसका भी बताऊंगा कि व्हाट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो ये डॉक्टर साहब, ये अपने बहुत ही टेक्निकल बात की। वो टेक्निकल बात ये कि हमें जो वेस्ट की चीज़ों को तो हम पाकिस्तान के अंदर आके एग्जांपल्स देते हैं कि जी यूरोप ये कर रहा है, यूरोप वो कर रहा है, लेकिन हमें ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है अगर हमारे सुनने वालों को ये डॉक्टर साहब की बात अगर अच्छे तरीके से उन्होंने सुनी हो, और ये बड़ी समझने की बात है कि हमें एग्जैक्टली वही चीज़ें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मिजाज और है, हमारी सोशल एस्पेक्ट्स और हैं, नॉर्म्स और हैं, तो उसमें अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है जी आपका। अच्छा, इसमें एक छोटी सी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ 1 मिनट के लिए, इकबाल का एक शेर याद है। इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। ये तो जो ज़बरदस्त है सर, ये तो हमारे नाम के साथ जो एक अकीदत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक आप समझे मोहर लगी हुई है, ये इसी तरीके से उस वो चीज़ भी बहुत मोटिवेटिव है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो ये हो गई टेक्निकल चीज़ों से, आप मोटिवेशन स्पीकिंग के हिसाब से आप जो लोगों को जाके, अच्छा जब आप इदारों में जाते हैं डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर और मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें आप क्या सिमत देखते हैं कि ये यहाँ इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया है या किसी और फील्ड में आ गया है, तो क्या आगे ये इस चीज़ को सस्टेन कर सकेगा, उस तरीके का बन सकेगा जिस तरीके की इसकी मुल्क को इसकी ज़रूरत है? उनमें आप क्या देखते हैं? थोड़ी सी ना आपकी आवाज कट की थी, अगर आप रिपीट कर दें क्वेश्चन। अच्छा हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जब मुख्तलिफ इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए जाते हैं, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, किसी भी फील्ड के, तो उनके अंदर आप क्या ये चीज़ देखते हैं कि जिस फील्ड की वो एजुकेशन ले रहा है उस चीज़ को आगे ये सस्टेन कर सकेगा और अपने मुल्क को नाम रोशन करने में और अपनी स्किल को इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर कोई नाम बनाने की, कुछ सर्विंग के लिए कोई कोशिश कर सकेगा? उनमें आप क्या स्पिरिट देखते हैं? हाँ, पता है क्या, मैं पहले इससे ना इसकी बेस पे जाता हूँ। पेरेंट्स को ना थोड़ा सा अपने ना बच्चों को हल्का सा फ्रीडम देना पड़ेगा। पेरेंट्स प्रेशर डाल, इतने अच्छे स्टूडेंट है, इतने इंटेलिजेंट है, यू कांट इमेजिन, लेकिन पेरेंट्स का उन पे या माशरे का स्ट्रेस होता है कि आपने डिग्री पूरी करके जॉब करनी है।
तो मैंने इतने, जब मैं वहां पे था ना, मैंने इतने लोगों को बताया और मेरी मुझे देख के इतने मेरे स्टूडेंट मोटिवेटेड थे, हम भी सर आपकी तरह का रिसर्चर या साइंटिस्ट बने। उससे पहले उनको पता नहीं था कि साइंस या रिसर्च बेस भी कोई करियर होता है। एग्जैक्टली। लेकिन वही हुआ कि सिर्फ चंद एक, मैंने तो उनको 1 साल पढ़ा के छोड़ दिया, अब उनका 4 साल का कोर्स है। बाकी वो टीचर हैं जो नहीं थे मोटिवेट कर रहे थे, उनमें बहुत से स्टूडेंट है उन्होंने ऐसा था वो मोटिवेशन पता है क्या, ऐसी चीज है कि जो आपको बार बार कहनी पड़ती है, वरना होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपको एक चीज इंड्यूस करती है, बाद में उसका असर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ना डिफ्यूज होने लग जाता है। तो मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन अडॉप्ट की और आगे परस्यू कर रहे हैं। बाकी जो 1000-2000 लोग थे वो तो पीछे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ना पेरेंट्स को हल्का सा फ्रीडम देना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ठीक है आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, आगे जाएं। तो लोग स्टूडेंट ना कंफ्यूज है, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया था, शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस है हमें हमारे अंदर एज अ कल्चर। तो हमें टीचर्स को भी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को ना गाइड करें कि वो आगे 5-10 साल की प्लानिंग करें, वो 1-6 माह का सा ना सोचे। ठीक है हमें नहीं पता हमने कल जिंदा है, लेकिन हम प्लानिंग फिर भी कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग में अल्लाह ताला को शामिल करके फिर भी जी। बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, हमने क्या एक दिन की प्लानिंग करके बनाया, हमने 100-200-50 साल या आइंदा जब तक दुनिया या पाकिस्तान कायम रहेगा हमने तब तक की प्लानिंग करके बनाया। प्लानिंग ऐसे ही करके। हमें लाइफ में भी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं तो बल्कि कहता हूँ हर बंदे को चाहिए अपने 60 साल की प्लानिंग करे। हो सकता है आपको 60 साल की लाइफ मिल जाए, कोई जरूरी तो नहीं है आपको 60 साल की लाइफ की प्लानिंग ना मिले। हमें लंबी प्लानिंग करनी चाहिए लाइफ की, ठीक है उसमें अल्लाह को शामिल करें, तकदीर को शामिल करें, लेकिन स्टिल बड़ा सोचें, बड़ा देखें आगे का, तभी आप बड़े फैसले कर सकेंगे या बड़ी चीजों के लिए बड़े गोल सेट करके फिर मोटिवेट हो सकेंगे। जबरदस्त डॉक्टर साहब, ब्रिलियंट। ये चीजें, ये बेसिकली ये मोटिवेशन और ऐसे यंग बंदे की मोटिवेशन हमारे नौजवान नस्ल को जरूरत है कि जो मोटिवेशन के साथ आपको दुरुस्त सिमत के ऊपर भी डाल सके, ताकि उनको पता हो कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, होगी अब हमारा थोड़ा सा आखिरी सवालात की तरफ बढ़ते हैं जी। क्योंकि बहुत सारे सवालात के जवाब आपने जो है वो बड़े आसान अल्फाज में हमारे काफ़ी सारे सवालों को आपने अपने जवाबात में कवर कर दिया है। अच्छा आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं और उनको आप डायरेक्शन मुतय्यन करने में उनकी क्या मदद करते हैं जी? क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है सिमत का, सही दुरुस्त सिमत का ना होना। तो उन जिनको आप लेक्चर देते हैं उनको आप दुरुस्त सिमत के बारे में क्या रहनुमाई करते हैं? पता है अभी ना मैंने पर्सनली लेवल पे यानी कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन मुझे लगता है मुझे वो करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए ना एक इदारा ज्वाइन किया है, एक प्राइवेट इदारा है, मेरे दोस्त का ही है। आप समझ लें कि मैं उसके बिहाफ पे पाकिस्तान पे मैं ही उसके इदारे को चला रहा हूँ। तो वहां पे अच्छा। रह के, अब क्योंकि कोविड आ गया था, मैंने इसी दौरान ज्वाइन किया था वो इदारा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं उस इदारे का। तो जनवरी के एंड में मैंने वो ज्वाइन किया था, साथ ही कोविड आ गया। तो लेकिन अभी हमने, हमारे पास 7-8 लोगों का स्टाफ है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हम जो शुरू करें वहां पे, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, साइंस की, रिसर्च की, प्लस बाहर जाने के लिए हम ऑलरेडी लोगों को गाइड करते हैं, बता रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए फ्री एजुकेशन और सारा कुछ। प्लस मैं करियर काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको पता है ना, ये सारी चीजें ना पाइपलाइन में है। तो अच्छा इंशाल्लाह जी। 6 माह के अंदर ना दिसंबर तक बहुत सी चीजें मैं स्टार्ट कर लूंगा और स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा पहला प्लान है, 3-4 हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ट्रेनिंग कोर्सेज, वो सितंबर अक्टूबर का हमारा प्लान हम लॉन्च करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज आएगा दिसंबर का। तो दिसंबर में हो सकता है दिसंबर तक मैं कैरियर काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दूं। मैं पहले अपने यानी उस एरिया में रहूंगा जो मेरा एरिया है साइंस जी एजुकेशन जी। रिसर्च का, लेकिन इंशाल्लाह जैसे वो टीम बन गई तो मैं उसको फैला के और भी फील्ड तक लेके जाऊंगा कि बाकी फील्ड में क्या क्या है, स्कोप है डिफरेंट कैरियर का, डिफरेंट चीजों का। और इवन प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि मुझे लोग, काफी लोगों ने कहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे भी लेक्चर दें। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ और चीजों को देख रहा हूँ। तो मैं बहुत जल्दी इस तरफ भी आऊंगा कि जो स्टूडेंट हैं वो छोटे छोटे लेवल पे क्या क्या काम है जो बहुत छोटे बजट से वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपना छोटा सा बिजनेस प्राइवेट या पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जी कि ये जो आप अभी यूथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे तो ये तो लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे ख़ास तौर पे वो वाली पॉपुलेशन जो हमारी देहात के अंदर, हमारी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उनको अपने आप को बूस्ट अप करने में, रोज़गार कमाने में बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये आपसे इजाज़त लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम आप जैसे नौजवान से एक एनर्जी लेवल पे सुनना चाहते हैं, कि जो मतलब आपकी एनर्जी देख के दूर बैठे हुए को भी जो है वो एक मोटिवेशन मिलती है। तो जब आप लोगों को, स्टूडेंट्स को लेक्चर देते होंगे तो वो माहौल और वो समा क्या होता होगा, वो आपके लेक्चर सुनने वाले बेहतर जानते होंगे, वो किस तरह एनर्जेटिक और मोटिवेट होते होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीज़ें हो गई, आपके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं और सब इस तरीके से करके। लेकिन अब आखिर में एक ज़िम्नन मैं एक आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप हुकूमत वक्त को, कोई भी हुकूमत हो, उसको आप क्या मशवरा देते हैं कि वो हमारे जो बिजली की जो इतना डाउनफॉल और शॉर्टफॉल जो हमेशा से चलता रहता है, इतने सालों से हम भी सुन रहे हैं कि और ख़ास करके गर्मी के मौसम में,
उनको आप क्या कोई आसान सा मशवरा देना चाहते हैं कि गर्मी में वो गरीब तबका जो बेचारा कूलर या एसी इस्तेमाल बिल की वजह से नहीं करता, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उन बेचारों के लिए कौन सी ऐसी कोई चीज शुरू की जाए, सोलर की कौन सी ऐसी कोई चीज आसान लेवल के ऊपर सस्ती लगाई जाए? उनको आप क्या मशवरा देंगे कि हर बंदा एक अपनी अच्छे तरीके से कम से कम जून जुलाई और अगस्त तो गुजार सके? उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए कल ना इस तरह का एक पैनल डिस्कशन थी मेरी ना लाइव थी पाकिस्तान में। तो हमारा वो टॉपिक था बायोमास या बायोगैस टू इलेक्ट्रिसिटी, वो था ही या एग्जैक्टली इस पे। मैंने जी काफी उस पर चीजें डिस्कस की थी और वो मेरा ऑनलाइन भी है शायद। मैं दोबारा से बता मेरा बल्कि आप ये समझ लें कि मेरी रिसर्च की ट्रेनिंग ही इस चीज पे है कि एनर्जी को पर्सनलाइज किया जाए। आपको पता है पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लॉसेस तकरीबन 30 से 40% हैं और 5 से 10% पूरी दुनिया में होते हैं। अगर छोटे छोटे शहरों के लेवल पे या जो लोकेलिटी है, जैसे एक टाउन है पाकिस्तान में कहीं भी, आपके एम्स्टरडेम के अंदर छोटे कितने बिलमेर है, कितने और टाउन है, जी जी उनकी रेंज पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन स्टार्ट कर दी जाए तो आपको पता है कितने जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो सेफ हो सकते हैं। तो इसमें 3 4 कॉन्सेप्ट है। एक है सोलर का, सोलर शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा महंगा पड़े। दूसरा है कि जगह जगह ना खंभों के ऊपर परमिशन लेके गवर्नमेंट से ऑलरेडी खंभे मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल में शायद 50 मीटर या इससे इसके लगभग उसकी हाइट है। छोटे जी जी छोटे विंड मिल लगाए जा सकते हैं जिससे तकरीबन ना एसी के अलावा बड़ी किसी चीज के अलावा 2 पंखे और 2 ट्यूबलाइट्स, क्योंकि अब तो एनर्जी सेवर आ गए, बहुत कम लाइट्स है, पंखे 35 35 वॉट के आ गए पाकिस्तान में। जी तो जी ये जी फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोग जनरेट कर सकते हैं घर में बैठ के। ओके सोलर को दिन के वक्त सोलर और रात को विंड। और फिर अगर छोटे से डैम बना सके लोग, डैम नहीं बना सकते तो जो बायोगैस वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा इजी है। जाहिर है वो लोग खुद तो नहीं घर में करेंगे क्योंकि उसमें कुछ केमिस्ट्री और केमिकल साइंस इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल साइंस भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये सारी चीजें छोटे छोटे लेवल पे ना, टाउन जहां पे 100 200 घरों का या 500 घरों का या 1000 घरों का गांव है, वहां पे लोग ये तीनों चीजों को मिले के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। और मैंने शायद कल भी कहा था, मैं भी आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से पाकिस्तानी कौम को मैसेज देता हूँ कि किसी को अगर मेरी हेल्प चाहिए मैं फ्री हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीजें हम लोग करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने आपको ये नॉलेज, ये स्किल और मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा दिया। इंशाल्लाह एक दिन दूर नहीं कि जब आप अपनी ये सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे और इन्हीं लोगों को साथ मिला के, अपने लोगों को साथ मिला के आप करेंगे, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो अभी ख़त्म हुआ चाहता है जी। हम आपसे एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करके इजाज़त चाहेंगे, और आपकी जितनी भी ये मुफीद बातें हैं, बिलीव मी कि ये एक ऐसी टेक्निकल बातें और एक ऐसी मोटिवेटेड बातें हैं कि ये आप ना सिर्फ हमारे फोरम पे बल्कि हर फोरम पे ये जारी रखें, और ये अपनी जो आवाज़ और अपना शोर, ये आप जिस जिस फोरम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपसे क्या मशवरा लेना चाहते हैं, किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना चाहते हैं कि सर हमें आपकी ज़रूरत है, आप आएँ, तो ज़रूर आपने जाना चाहिए। क्योंकि अपनी अपनी चीज़ों के लिए खिदमत करने का, अपनी चीज़ों के लिए काम करने का जो वो एक मज़ा है, बंदे को एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट जारी रखें, और इसमें अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाता रहेगा, और आप माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं। और जो यूथ को एनर्जी प्रोवाइड करने का जो आपका एक अलग से एक टॉपिक है मेंटरिंग का, उसको आप जारी रखें कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप बिजली हमें प्रोवाइड करें हमारे मुल्क को, और अपनी यूथ मोटिवेशन के थ्रू आप लोगों को, जनरेशन को आप एक एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये सिलसिला जारी रखें सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल प्रोग्राम के साथ आपको हम फिर ऑनलाइन लेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, और बहुत मजा आया, अच्छा लगा बात करके। हैं सर इंशाल्लाह शॉर्ट आपसे टाइम था मुलाकात सर होगी। जी, थैंक यू शॉर्ट वेरी टाइम मच। था अल्लाह सर, और हाफिज। शॉर्ट टाइम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी ये थे जनाब पाकिस्तान के एक होनहार टैलेंटेड नौजवान जनाब डॉक्टर खुरम सलीम जोया साहब, जो कि एक साइंसदान हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और फ्यूचर में उन्होंने क्या करना है और माजी में क्या कर चुके हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया। उम्मीद है हमारे देखने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को बहुत सी मुफीद चीज़ें मिली होंगी। और इस तरीके के काम, इस तरीके के नौजवान हमारे मुल्क में जब तक अपने काम स्टार्ट नहीं करते, जब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होना मुश्किल नज़र आती हैं हमारे तरह के डॉक्टर साहब को, और इस तरह के और भी इनकी फील्ड के और इनसे हट के जो फील्ड के लोग हैं, उनको इसी तरीके से, इसी पैशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आगे आना पड़ेगा, ताकि हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो सही हो सकें, और बैरून मुल्क में हमारा एक अच्छा तासुर जा सके, ताकि हमारी वो जनरेशन जो यहाँ पे ग्रो अप हो रही है उनको पता लग सके कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो भी एक डेवलप कंट्री है। तब तक अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।